नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पिछले सवा महीने से लगभग अस्पताल में थे और काफी बीमार हो गए थे, और बीमारी के बाद आज वो इस हालत में है कि वो हमारे साथ बातचीत कर सकें। लेकिन इस एक सवा महीने में क्या कुछ हो गया। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, कांग्रेस के खातों की तालाबंदी कर दी गई, इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इन सारी चीजों के बीच मोदी सरकार ये कह रही है, और मोदी जी खासकर ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 पार का नारा लगाएगी, यानी कि एनडीए को 400 प्लस सीटें प्राप्त होंगी। लेकिन दूसरी तरफ एजेंडा क्या है जमीन पर? एजेंडा ये है कि बीजेपी के ही सांसद ये कहते हैं कि 400 का नारा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैसला बीजेपी के खिलाफ आया है, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला, जिसमें कि बीजेपी बेनकाब हुई। और उस फैसले के बाद तथाकथित रूप से कई चीजों में इस तरीके के लिंक सामने आए, जहां पर कि तोड़ मरोड़ कर, प्रेशर डालकर, आर्म ट्विस्टिंग कर कर और किस तरीके से जबरन ईडी और सीबीआई का प्रेशर डलवाकर लोगों से चंदा वसूली की गई है। लेकिन क्या ये मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये तमाम मुद्दे 2024 के चुनाव में क्या वाकई में मुद्दे बन सकेंगे? क्या जनता मोदी सरकार को बेदखल कर पाएगी? ये सारे बड़े सवाल हैं। इन सारी गतिविधियों के बीच में आज सत्यपाल मलिक हमारे साथ एक बार फिर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल तो, अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अब मैं बेहतर हूँ। काफ़ी बीमार हुआ इस बीच, और सबसे बड़ी चीज़ के गला भी ठीक नहीं था। अब मेरा ख्याल है ऑडिबल है, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इस बीच में जब आपने बात ही नहीं की तो ऐसा लगा कि पूरा देश एकदम शांत हो गया है, कोई बात ही नहीं हो रही है। मोदी जी की जो नीति है उनके आलोचना करने के लिए भी कोई नहीं बचा सर। थे सुब्रमण्यम स्वामी थे। चलिए, खैर सर, मैं शुरुआत करूंगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। अब उनका फैसला भी आ जाएगा, उनको पता नहीं बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, बार बार उनके वकील इस बात को कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। आखिर क्या डर है मोदी जी को केजरीवाल से? केजरीवाल एक बहुत ही कॉम्पिटेंट लीडर है, और उनका 2 स्टेट में तो सीधे सीधे असर है, पंजाब में और दिल्ली में। गुजरात में भी उनका असर है, तो वो काफ़ी दूर तक डैमेज करते हैं। तो इनका ये है कि ये बचा हुआ है तो इसको भी ख़त्म करो। बाकी अपोजिशन तो अपने कामों से ख़त्म है, कुछ करता नहीं है, निकम्मा हो गया है, तो कोई अपोजिशन होना नहीं चाहिए। क्या मोदी जी राहुल गांधी से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल से डरते हैं? देखिए, सही बात यह है कि एज ऑन टुडे राहुल गांधी he has risen to a great extent, काफ़ी ऊपर गए हैं इस पब्लिक परसेप्शन में भी, और अपने बारे में, उनके बारे में लोगों की राय बहुत सुधरी है। लोग उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं, और वो मोदी का अल्टरनेटिव हो सकते हैं। केजरीवाल उस जगह पे नहीं है। केजरीवाल से इनको 2 स्टेट में ही ज़्यादा खतरा है, पंजाब में और दिल्ली में, और उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली ये लूज कर ही जाएंगे, पक्का मुझे मालूम है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर ये होगा कि दिल्ली की जो 7 सीट है वहां पर बीजेपी को सीटें नहीं मिलेगी, कोई सीट नहीं मिलेगी, यानी कि सुपड़ा साफ रहेगा दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये चीज मोदी जी को नहीं दिख रही है? मोदी जी के एडवाइजर्स क्या उनको ये बात नहीं बता रहे हैं? मोदी जी की दिक्कत ये है कि इस लेवल पे एडवाइजर नहीं रहते आदमी को। कुछ लोग होते हैं जिनको वो बोलते हैं और वो लोग सुनते हैं, ये एडवाइस नहीं लेते हैं किसी की। और मेरी जानकारी है कि मोदी जी भी किसी की एडवाइस नहीं लेते हैं, और ना किसी से डिस्कस करते हैं। वो जो कह दें वो हुक्म है, उसको मानो और आगे बढ़ो। लेकिन क्या खतरा क्या है उनको केजरीवाल से? केजरीवाल और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बड़ा कैंपेन खड़ा कर रही है, आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को रिजाइन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, तो और वो ये भी कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। ये कितना फीजिबल ऑप्शन आपको लगता है? बिल्कुल फीजिबल है, क्यों नहीं चल सकती सरकार? पहले भी चली है जेल से, और चलानी चाहिए जेल से सरकार उनको, ताकि इनके जो इरादे हैं वो कामयाब ना हो।
लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि जेल से चलाएंगे वो सरकार, तो बीजेपी को और खासकर एलजी को मौका मिल जाएगा और वो फिर कहेंगे कि ये तो देखिए अराजकता फैला रहे हैं और राष्ट्रपति शासन हो सकता है दिल्ली में लगा दें। एलजी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ऑन टुडे, उसको स्टूज मानते हैं सेंटर का, वो कुछ भी करेंगे इनके खिलाफ जाएगा वो मोदी जी के। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और जैसा आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल का असर कुछ कुछ पॉकेट्स में पंजाब और दिल्ली के अलावा हरियाणा में कुछ जगह है, गुजरात में है, गोवा में है, आपको क्या लगता है कि इस गिरफ्तारी का, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर राष्ट्रीय पैमाने पर, इसका असर कितना व्यापक होगा या कितना आपको असर पड़ता हुआ दिख रहा है बीजेपी के ऊपर? बहुत ज्यादा तो नहीं, पर असर तो पड़ेगा। आपके हिसाब से बीजेपी कितनी सीटें खो सकती है सिर्फ इस परसेप्शन से? इसमें बीजेपी कम से कम 50 सीटें खो सकती है। 50 सीटें? 50 मतलब सारे स्टेट्स को आप मिला के कह रहे हैं? स्टेट्स को मिला के। ओके। लेकिन सर, ये तानाशाही जिस तरीके की चल रही है कि भाई जो भी आपके खिलाफ बोल रहा है आप उसको उठा के जेल में बंद कर दो, जो विपक्ष का नेता है उसके पीछे सीबीआई और ईडी को भेज दो या फिर उनके खाते फ्रीज कर दो। अब इस बीच में जब आप अस्पताल में थे, इसी बीच में कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया गया और अनाप शनाप तरीके के आरोप उन पर लगाए गए कि भाई उन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया, पुराने केसेस को खोद खोद कर निकाला जा रहा है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज इन सारी चीज़ों से एग्जेम्प्टेड है। इस पर क्या कहेंगे? ये क्या है, किस बात का संकेत है? ये तो एक तरह से आप समझिए कि एरोगेंस है और बदतमीजी है, ये नहीं करना चाहिए। इससे किसी का ना फायदा हुआ है ना सामने वाले का नुकसान हुआ है। इससे केजरीवाल को या विपक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ, इन्हीं को नुकसान हुआ। लेकिन कांग्रेस मुक्त करते करते ऐसा लग रहा था कि अब जो मोदी जी का जो रवैया है और जिस तरीके का एक्शन उनकी सरकार की तरफ से हो रहा है, तो अब कांग्रेस मुक्त नहीं, पूरा विपक्ष मुक्त भारत वो बनाना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो नहीं चाहते कोई विपक्ष हो उनके सामने। अगर सारे विपक्ष को खत्म कर देंगे तो क्या मोदी जी की असली मंशा यही है कि कोई कंपेटिटर उनका हो ही ना? एग्जैक्टली, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं उस बात को। भाई वो डिसेंट बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी में भी। मैं तो किसानों के मामले में एक बार उनसे मिलने गया और उसी में मेरे रिश्ते खराब हो गए। उसके बाद मेरा उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वो उसको महसूस करते हैं, अच्छा है बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई मेरे खिलाफ, जबकि वो उनके खिलाफ नहीं थी बात किसानों के पक्ष की थी, पर उन्हें पसंद नहीं आई कि कोई बोल रहा है। लेकिन आपको भी टारगेट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। आपके गांव में सीबीआई की टीम पहुंच गई थी, आपके जो जुड़े हुए अपने लोग हैं उनको टारगेट किया गया था। क्या हुआ था आपके साथ एग्जैक्टली और क्या मिला उनको, सीबीआई को? देखिए, उनको कहीं कुछ नहीं मिला। मेरे जो कर्मचारी टाइप लोग थे उन सबों के फोन ले गए उठा के, उन सबों को इंटरोगेट किया, जम्मू बुलाया, किसी को कहीं बुलाया। और एक केस है जम्मू कश्मीर का, जब मैं नहीं था तब हुआ है वो, मेरा कोई लेना देना उससे नहीं है, और उसको खोल रखा है, उसमें मेरे लोगों को तंग कर रहे हैं। क्या है वो केस जम्मू कश्मीर? केस है कीरू प्रोजेक्ट था एक, हाँ, इरिगेशन का। मैं तब जब आया हूँ वहाँ से आ गया हूँ, उसके बाद वो हुआ है। उसमें एक अफसर इन्वॉल्व था, उससे बयान करा लिया कि हमें तो गवर्नर साहब का आदेश था इसलिए हमने किया था ये। और झूठा बयान था? झूठा एकदम, कोई मतलब। मेरी तो उससे बात भी नहीं होती थी कभी। तो उस पर प्रेशर डाल के ये बयान दिलवाया गया? हाँ, डरा के उसको। और यही चीज पूरे देश में हो रही है इस समय? पूरे देश में यही हो रहा है। लेकिन ये कब तक डराते रहेंगे मोदी जी? अगर आज आपके लोगों को कर रहे हैं, विपक्ष को डरा रहे हैं, बाकी चाहे वो जर्नलिस्ट हो उनको डराने की कोशिश की। जब तक लोग डरेंगे ये डराते रहेंगे। लोग अगर रिवोल्ट कर जाएंगे, नहीं डरेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे तो ये दुबक जाएंगे। मेरी अपील है लोगों से कि सूनर द बेटर, जितनी जल्दी सड़कों पे आओगे उतनी जल्दी इस टिरेनी से आपकी निजात हो जाएगी। लेकिन मोदी जी जिस तरीके का सपना पूरे देश को दिखाते हैं, हम जिसको टिरेनी कहते हैं या फिर उनकी जो तानाशाही है, हम जिसके बारे में बात करते हैं कि भाई वो किसी को बोलने नहीं देना चाहते, कोई कंपेटिटर वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आपने खुद इस बात को कहा। तो ये जो एटीट्यूड है ये मोदी जी को कितनी दूर तक लेकर जाएगा? कितने दिन आखिर यही एटीट्यूड देश देखता रहेगा? बर्बाद कर देगा। और मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी जब खराब होंगे इसी एटीट्यूड की वजह से होंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी की तानाशाही ही उनको ले डूबेगी?
एग्जैक्टली लोग खड़े हो जाएंगे किसी स्टेज पे, और जब लोग खड़े हो जाते हैं तो तानाशाह सरवाइव नहीं करता है। लेकिन क्या ये चीज मोदी जी को इस समय दिख नहीं रही है? जब आप वहाँ पे होते हो तब तो आप घमंड में होते हो, आसमान पे होते हो, आपको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन सर इस समय जो एक सवाल सबके मन में आता है, जो परसेप्शन है, अब वो गोदी मीडिया बना रहा है या क्या है, एक सवाल तो ये है कि सबको ये लगता है कि देखिए मोदी जी की छवि तो इस तरीके की है कि आएगा तो मोदी ही। बीजेपी कहती है, बीजेपी के मंत्री इस बात को बोलते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं आएगा तो मोदी ही। अब ये जो चीज़ है ये महसूस भी की जा रही है, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, जिस कॉन्फिडेंस से बीजेपी अब अलायंस भी नहीं कर रही है अपने पार्टनर्स के साथ। उड़ीसा देख लीजिए, साउथ देख लीजिए, कहीं भी अलायंस नहीं है और बीजेपी अकेले लड़ने को तैयार है। आखिर मोदी जी के इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? देखिए, लोग तो आपने तो उनको करीबी से भी देखा है। लोग तो कहते हैं कि इसका राज ये मशीन है। मशीन यानी कि ईवीएम। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से ऐसे बोल रहे हैं। उनको लगता है कि अपोजिशन निकम्मा है, कुछ नहीं कर रहा है और मैं एक तरफा कैंपेन होगा, मैं ही जीत जाऊंगा। लेकिन खाली ईवीएम इस कॉन्फिडेंस का तो राज नहीं हो सकता सर। आज संस्थान आज उनके साथ हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, एक तरीके से लगता है उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो तो कॉम्प्रोमाइज लगता है। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अगर आप देख लीजिए, और अभी जिसको लेकर कितनी कंट्रोवर्सी भी हुई, तो इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, गोदी मीडिया उनके साथ है। आज कौन खड़ा है उनके खिलाफ? कोई संस्थान है जो ऐसा खड़ा है उनके खिलाफ? कोई नहीं खड़ा, कुछ इंडिविजुअल हैं हमारे जैसे, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, और कोई नहीं है। अपोजिशन भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। मुझे शिकायत है अपोजिशन से, उसको तो सड़कों पे होना चाहिए था। मैं लोहिया जी के ज़माने में स्टूडेंट लीडर था, हम यहाँ आते थे, 4 धोती कुर्ता थे लोहिया के पास और चंद किताबें, एक सूटकेस, और किराया नहीं होता था उनके पास। लेकिन निकल गए, देश खड़ा कर दिया उन्होंने और तब्दीली हो गई फिर 67 आते आते। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जो, खैर वो ज़माना अलग था, आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, मोदी जी के पास बहुत सारे हथियार हैं, ईडी है उनकी, सीबीआई उनकी है। लेकिन चुनाव आयोग के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी कि मोदी जी हर रैली में कुछ भी कह के निकल जाएं। अभी एक कोयम्बटूर में उन्होंने रोड शो किया था, वहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी बड़ी बातें, जिस दिन चुनाव की डेट्स घोषित हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि देखिए हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, लोगों के खिलाफ स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कहाँ हो रहा है? क्या आज चुनाव आयोग में आपको लगता है कि ये हिम्मत है कि मोदी जी को एक नोटिस भेज सके? एक्शन तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं। चुनाव आयोग भी तो उन्हीं से डरता है ना, जो उसकी ईडी सीबीआई है। तो क्या चुनाव आयोग भी इस समय एक सत्ता का प्रवक्ता बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। मोदी जी चाहते क्या है? सारे संस्थान खत्म कर दो, मीडिया खत्म कर दो, कोई कुछ बचे ही ना। आखिर वो देश को किस राह पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं? एक तरफा चाहते हैं जिसमें लोग उनको नासिर और टीटो की जगह देखें और चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव की जरूरत ना रहे। वो कहें क्या जरूरत है, जब मुझे ही चुन के आना तो क्यों पैसा खर्चा करते हो। लेकिन जब ये बात बीजेपी या फिर मोदी जी से जब ये कही जाती है कि ये चुनाव नहीं होगा, तो सब लोग उसको हंसकर टाल देते हैं, कह रहे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, देख लें। और क्या कहा जाता है कि इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। देख लीजिएगा आप, ये तो गांव में कहते हैं कि नाई बाल कितने बड़े अभी आ रहे हैं आपके सामने कट के, तो वो तो आने वाले हैं, लोगों को दिख जाएगा कि ये होगा। कितना बड़ा खतरा आपको लगता है अगर मोदी जी सत्ता में तीसरी बार आए तो? बहुत बड़ा खतरा है, मैं तो कन्विंस्ड हूँ उसके बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश से। और संविधान को तो खैर उसमें काफ़ी इमरजेंसी के बाद जो चेंजेस हुए थे उसमें परिवर्तन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी ये करप्ट करेंगे सिस्टम को। मोदी जी का एजेंडा, कई लोग कहते हैं कि जो बीजेपी का एजेंडा है, मोदी सरकार का एजेंडा है, असली एजेंडा वो कभी भी दर्शाते नहीं हैं। अब 2014 में उन्होंने विकास की बात की, विकास, अच्छे दिन, तमाम उन तस्वीरों को लेकर आए, तो लोगों को लगा कि भाई वो विकास उनका असली मुद्दा है। लेकिन 10 साल आते आते आपको क्या लगता है कि असली एजेंडा मोदी जी का क्या है? उनका असली एजेंडा है कि निर्विघ्न राज करना है, कोई विरोध ना हो, कोई बोले नहीं, किसी की आवाज़ नहीं उठे, और वो जो कहें वही कानून है। लेकिन फिर विकास क्यों, विकास की बात क्यों? विकास की बात तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। कहाँ विकास हो रहा है, किस तरफ विकास हो रहा है, मुझे बताओ कि यहाँ हो रहा है?
कहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, हर रैली में वो तो कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। उन्होंने तो ये तक अपने ब्यूरोक्रेट्स को कह दिया है कि भाई तीसरी बार जब मैं सत्ता में आऊंगा तो पहले 100 दिन का एजेंडा आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर ब्यूरोक्रेट्स को तय करना तो आप जानती हैं क्या तय होगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है कि हमको ये करना है, वो बताएं उनको क्या करना है। लेकिन सर, जो बात 400 पार वाली बात भी हो रही है कि देखिए 400 सीटें एनडीए को मिलेंगी, और मोदी जी तो संसद के अंदर उन्होंने कहा था कि देखिए 370 सीटें तो बीजेपी की आएंगी ही आएंगी। पता नहीं किस बेसिस पे कह रहे हैं, उन्हें अपनी मशीन का भरोसा है या कुछ और है, लेकिन मुझे तो किस स्टेट वाइज आप मेरे से डिस्कस करो, कहीं से भी नहीं आ रहे हैं 200 से ऊपर। आपका क्या आकलन है स्टेट वाइज? स्टेट वाइज मेरा ये आकलन है कि जम्मू कश्मीर में 1 सीट मैक्सिमम उनको मिलेगी जम्मू में। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डीलिमिटेशन किया जम्मू में, तमाम तरीके की समय बातें हो रही हैं, और पीडीपी को ये कहा जा रहा है, अब देखिए कल जो कांग्रेस और एनसी के बीच में अलायंस हो गया, लेकिन अब पीडीपी बाहर हो गया इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट से। हो सकता है पीडीपी को भी साध ले, कहीं ना कहीं वो वहां पर कुछ सीट जीत ले, कुछ ऐसा आपको सिनारियो बनता हुआ लगता है? मुझे नहीं लगता पीडीपी आत्महत्या नहीं करेगी, पहले कर चुकी है, अब नहीं करेगी। नहीं, लेकिन क्या भरोसा, हो सकता है उन पर प्रेशर डाला गया हो और पीडीपी फिर बीजेपी के साथ चली जाए। नहीं जाएगी। आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि मैं जानता हूं महबूबा को, वो बहुत पछताती हैं पुराने अरेंजमेंट के ऊपर ही। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपसे वो डिस्कस ना करें और अंदर खाने कुछ कुछ चल रही हो बातें। वो हो सकता है, पर उनके इंटरेस्ट में नहीं, वो बर्बाद हो जाएंगे अगर इनके साथ मिलेंगे। तो ये तो जेएनके का था, आप कह रहे हैं कि वहां पे हार्डली इनको सीट्स आएंगी। फिर पंजाब दूसरा, में हार्डली 1 सीट है, हरियाणा में हार्डली 2 सीट हैं। राव तो हरियाणा में अगर इनकी सीट नहीं आ रही तो आपको लग रहा है कि 10 सीटों में कांग्रेस की इस बार अच्छी बढ़त हो सकती है? कांग्रेस की बढ़त हो सकती है। ओके, फिर? और आपके दिल्ली में इनकी 1 सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये लगभग 100% थे, तो इस बार ये 50% भी आ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए ना, 80 सीटों में अगर आप कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का है। लोग राम के नाम पर तो कोई मुद्दा नहीं रहा, इनको खुद पता है वो मुद्दा। सर, यूपी के कितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और कह रहे हैं कि भाई राम ही की बयार चल रही है। मैं इलाहाबाद और तमाम इलाकों से लोगों से बात कर रही हूँ, वो ये कहते हैं कि राम के नाम पर तो लोग जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति। जरूरत नहीं है ना इस वक्त, तो वोट की जरूरत है। राम के नाम पे वोट नहीं देंगे लोग। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट कोई नहीं देगा? इशू नहीं है राम मंदिर का। मैं भी हिंदू हूँ, मेरे गांव में 15,000 की आबादी है, 300 साल पुराना मंदिर है। 3 आदमी घंटा बजाने जाते हैं, शाम को कोई नहीं जाता है। सही बता रहा हूँ मैं। नहीं तो मोदी जी तो चाहेंगे कि पूरा देश घंटा बजाए। कोई बजा तो नहीं रहे इनके कहने से। तो ये तो यूपी रहा, फिर आगे चलिए, और कौन से स्टेट्स हैं? राजस्थान 100% इनके साथ था, अब वो मैक्सिमम 50-60% आएंगे। ऐसा क्यों? इसमें जाट राजपूत कोई वोट नहीं कर रहा है इनको। वसुंधरा का आपको क्या लगता है कि क्या रोल होगा वसुंधरा जैसे लीडर्स का? कमजोर है। देखिए, जो पैसे जिनके पास हो जाते हैं वो लड़ नहीं सकते, लड़ फकीर सकते हैं। जिन पे कुछ नहीं, एक कमरे के मकान में जो रहता है वही लड़ सकता है। तो आप हिंदी हार्टलैंड, आपने बोला कि यूपी इनके हाथ से निकल गया है, बहुत कम सीटें आएंगी इस बार। राजस्थान भी आप कह रहे हैं कि 50-60% ही होगा। मध्य प्रदेश में भी यही होगा। अच्छा, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ब्रूट मेजोरिटी अभी उनकी आई है। वो आई होगी, अब लोकसभा में नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में भी ये होगा, और बाकी में तो कुछ है ही नहीं पूरे देश में। साउथ को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण में अमित शाह प्रधानमंत्री दौरा कर करके और साउथ मिशन की बात कर रहे हैं। के दौरों से ये, मैं जब वहाँ था, इसमें किसी स्टेट में था मैं लास्ट में, तमिलनाडु, कर्नाटका, या नहीं मैं उसमें था, केरला गवर्नर था मैं उसमें, वो जो है आपका मेघालय। हाँ, ये मेघालय गए थे दोनों, होम मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर भी। वहाँ इनकी 3 सीट थी, दोनों के दौरे के बाद 2 सीट रह गई। कुछ नहीं बढ़ता इनके दौरों से। तो क्या ये दोनों की बात आपने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जो करिश्मा बोला जाता था कि
एक व्यक्ति में मतलब जो व्यक्तिवाद है वो पनपता है मोदी जी में, जो पावर ऑफ इमेज जिसको कहते हैं, और अमित शाह जो है वो चाणक्य हैं। इन दोनों की जोड़ी को अब क्या हुआ है? देखिए, आप चाणक्य तभी तक रहते हैं जब तक आप कामयाब होते हैं। जब आप नाकामयाब हो जाएंगे तो आपकी कोई चाणक्यपना नहीं रहता है। अब मुझे लगता है इनका कोई चाणक्यपना काम नहीं करेगा। तो क्या दोनों की एक फेल्ड जोड़ी आप मानते हैं? है, लेकिन ये डिक्लाइन पे है, इस वक्त पतन हो रहा है इनका। तो अगर हिंदी हार्टलैंड में आप कह रहे हैं कि सीट्स नहीं है जो और साउथ में भी आपको कह रहे हैं कि आप नजर नहीं आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या लगता है? अब जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा है असम, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि देखिए इस बार असम में 14 सीटें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उसकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो राहुल गांधी को विजिट करने दे अपने यहाँ। राहुल गांधी से डरा हुआ था। तो इस बार आप कह रहे हैं कि असम में भी बीजेपी की सीट नहीं आने वाली? नहीं आएंगी। लेकिन जो छोटे राज्य हैं, आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, जहाँ हिमाचल है, वहां पे भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं, वहां पे किस तरीके का कैंपेन देख रहे हैं? वहां तो बीजेपी आराम से निकाल लेगी छोटे राज्य। ना उत्तराखंड चुनाव हुआ था हिमाचल में तो 0 थे, कांग्रेस आ गई थी। यही उत्तराखंड में होगा, नहीं आएंगे वहां। हिमाचल में तो उन्होंने कंगना रनौत जैसे लीडर्स को खड़ा किया है। अभी हाल में एक इंटरव्यू दिया कंगना रनौत ने जिसमें उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब वो बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है, मैं उसके खिलाफ क्या बोलूँ? अभी ना समझ है, पॉलिटिकली वो नाबालिग है। वो जब पॉलिटिक्स में थोड़ा रच बस जाएगी, पक जाएगी, तब ऐसी बातें नहीं बोलेगी। लेकिन उनके जैसे लीडर्स आपको लगता है कि देश के लिए सही हैं? जब वो इस तरीके की, जो उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2014 में देश की असली आज़ादी आई थी, और ऐसे लीडर्स को अगर टिकट दिया जा रहा है तो देश का भविष्य कितना सुरक्षित है? मैं उन पर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, वो एक महिला है और उस तरीके की मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ कि वो काबिल नहीं है क्या है, लेकिन देश कितना सुरक्षित है कंगना रनौत जैसे लीडर्स के हाथ में? उनके हाथ में देश कभी नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। देश ना उनके हाथ में जाएगा, ना जो उनको। मोदी जी ने तो उनको टिकट दिया है। हाँ, मोदी जी देते रहे टिकट, उससे क्या हो रहा है? एक सीट ही है ना, जीत जाएंगी, मान लिया लोग सिंपैथी में जिता देंगे, लेकिन उससे क्या हो रहा है? लेकिन जो पूरी चुनाव की जो लड़ाई है 2024 की, सर, वो क्या है? मुद्दा है, मोदी है, आखिर मोदी जी का कौन सा कार्ड चल रहा है? क्या राष्ट्रवाद चल रहा है? का कम्युनल? वो कम्युनल भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो इंडियन मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बेवकूफ़ी की बात है, बताओ कहाँ उसमें इंडियन मुस्लिम लीग आ गई? और तब तो तुम्हारी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ खड़ी थी। उस दौर में बीजेपी और जनसंघ तो मुस्लिम लीग के पक्ष में थी, खिलाफ नहीं थी। उस वक्त मुस्लिम लीग के खिलाफ कांग्रेस ही थी। तो वो क्यों इस तरीके से एक मैनिफेस्टो को भी कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? करते हैं, पर होगा नहीं। लोग समझ गए सारा इन चीज़ों को। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो पहला फेज है, अभी जैसे जैसे 7 फेज एडवांस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और कम्युनल हो जाएगा चुनाव। बिल्कुल नहीं होगा। देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि देश चुनाव कम्युनल होना हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन आपको क्या फर्क महसूस होता है? 2019 में तो पुलवामा हो गया था, 14 में अच्छे दिन आ गए थे मोदी जी के, सबने एक नई उम्मीद के साथ उनको वोट दिया। 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए खासकर कितना डिफरेंट होने वाला है? डिफरेंट होगा, इनके नाम पे वोट नहीं होगा उसमें इनकी परफॉर्मेंस, बेरोजगारी, महंगाई और यूथ के जो मुद्दे हैं उन पे होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दों वाला चुनाव बनेगा, मुद्दों वाला होगा, मोदी नहीं। और परफॉर्मेंस पे होगा। मोदी कहाँ है इस चुनाव में? इस चुनाव में मोदी कहीं नहीं है। लेकिन आप लोगों से बात करिए तो कहेंगे कि मोदी के अलावा तो और कोई है ही नहीं। मोदी के अलावा कौन? ये आर्गुमेंट और ये बहस ही गलत है। देश में जितने परिवर्तन हुए हैं 47 से लेकर अब तक, उसमें लीडर बनाम दूसरा लीडर चुनाव नहीं हुआ। चुनाव हुआ है तानाशाह बनाम पीपल। इस बार भी तानाशाह बनाम पीपल चुनाव होगा और लोग खड़े हो जाएंगे, उनके पक्ष में चुनाव जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम जनता है। एग्जैक्टली। और जनता मोदी के फेवर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर, ग्राउंड पर चीजें जब आप बात करिए लोगों से तो वो तो यही कहते हैं कि भाई देखिए हर जगह तो बीजेपी आ ही रही है, लोग फिर ये सब बात करने से क्या फायदा कि मोदी हार रहे हैं। आपको क्या मोदी हारते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो बुरी तरह हारते हुए और बिना हारे हटते हुए दिख रहे हैं।
बिना हारे हटते हुए दिख रहे हैं। 200 पे आ जाएंगे तो इनकी पार्टी इनको हटा देगी। आप ये कह रहे हैं कि बिना हारे मोदी जी हटेंगे और बीजेपी उनको हटा देगी? बीजेपी के नेताओं ने मुझे कहा, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, कि सतपाल भाई 200 पे ले आओ, इसको हम हटा देंगे। यानी कि बीजेपी के अंदर भी बहुत बेचैनी है इनको लेकर। बहुत बेचैनी है, बहुत नाराजगी है, पर डरे हुए हैं लोग। और सबका कारण यह है कि सबने पैसे कमा रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो इस तरीके का जो एक डिक्टेटोरियल एक्शन है, ऑटोक्रेटिक एक्शन, जो एक तानाशाह एक जो तरीके से जो सरकार चलाने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो बोले उसकी बोलती बंद कर दो, जो बोले उसको जेल भेज दो, तो आखिर उनको भी तो समझ में आ रहा होगा ना कि भाई कभी ना कभी तो ये चीज हमारे पास बैकफायर करेगी। क्या ये दिमाग में मोदी जी के आ ही नहीं रही है चीज? अभी नहीं आ रहा। क्यों? उसका कारण क्या है सर? तो वो बहुत ऊंचाई पे हैं। जो आदमी पावर में होता है उसे नीचे कुछ नहीं दिखता है। आप कह रहे हैं कि उनको नीचे का कुछ दिख नहीं रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई में वो जमीन से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़े हुए। तो इस समय वो हवा में बात कर रहे हैं। जुड़े हुए होते तो केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करते। आपने कहा कि अगर वो जमीन से जुड़े हुए होते तो अरविंद केजरीवाल को वो गिरफ्तार नहीं करते। क्योंकि उससे उन्हें फायदा नहीं है, नुकसान हुआ है, और केजरीवाल को फायदा हुआ है। लेकिन जिस कनेक्ट के साथ वो 2014 में आए थे और लोग उस समय ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस वो कनेक्ट छोड़ चुकी है वोटरों के साथ और खो चुकी है, क्या आज मोदी जी की भी वही दशा है कि वोटरों के साथ जो उनका एक कनेक्शन बना था ऑलमोस्ट वही दशा है? ऑलमोस्ट वही दशा है। वो दशा है या कम हो गया है? आप ये कहें। वही दशा है, कनेक्ट खो चुके हैं लोगों के साथ। मोदी कनेक्ट खो चुके हैं जी। फिर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कि 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बना देंगे, विकास की बात कि हम ये कर देंगे। किसी का क्या जा रहा है? मैं कह दूं सोने की चिड़िया बना देंगे भारत को, तो कुछ देखने थोड़े जा रहा है बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन सर ये बताइए कि अभी हाल में जब आप अस्पताल में थे बीच में, तो कई चीज़ें जो मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो हुई, साथ में ईडी, सीबीआई, तमाम मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बीच में कई इस तरीके के एक्शंस हो रहे हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई मॉडल कोड, जब आचार संहिता लगी हुई है तो आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके से यूट्यूब चैनल्स को भी आचार संहिता के दौरान ब्लॉक किया जा रहा है। MIB यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चैनल्स को ब्लॉक कर रही है। आपके हिसाब से ये किस बात का संकेत है? क्या ये हार के डर से कर रहे हैं, बौखलाहट है, या फिर उनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर देंगे, चुनाव आयोग तो बोलेगा नहीं, इसलिए हम कुछ भी कर लें? बौखलाहट है, और इस वक्त कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी हाल में ये कहा था कि ये जो ईडी और सीबीआई का जो एक्शन है कि उन अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी अगर सत्ता बदल जाती है तो, और उन अफसरों को ये समझना होगा कि इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि वो दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं कर पाएंगे। ठीक बोला उसने। आपको लगता है कि ये चीज हो पाएगी? पॉसिबल नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी पावर में आ गए तो जरूर होगी, लेकिन उसमें अगर का सवाल है ना, अगर वो आए तो। अगर वो आए या उसकी सपोर्ट से कोई आया तो कार्रवाई होगी। राहुल गांधी मीन्स बिजनेस। लेकिन कांग्रेस को देखकर आपको क्या लगता है कि पिछले बार के मुकाबले कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, और कांग्रेस के लिए क्या उम्मीद बची? कम से कम 2 गुना बढ़ेंगी। 2 गुना तो फिर इसका मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 100 के आसपास। 100 पार आप कह रहे हैं? पक्का। तो 100 पार तो मतलब मोदी का खेल खत्म। लेकिन सर ये थोड़ा सा बात पच नहीं रही है कि 100 सीटें कांग्रेस को कहां से आएंगी? भाई 40 तो आज भी हैं उनके पास। हाँ, 40 आज हैं, और आप कह रहे हैं कि ये 60 सीटें आराम से बढ़ा लेंगे अपनी। लेकिन सर विश्वास नहीं होता इस वास्तविकता पे अभी। हो जाएगा धीरे धीरे, आपको जितना आप ट्रेवल करेंगे। क्योंकि सर एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि आएगा तो मोदी ही, भले ही गोदी मीडिया पूरा टाइम ये कीर्तन करता रहता है मोदी को ही जिताना है, बीजेपी को जिताना है, विपक्ष की हमें बात ही नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको लगता है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अब वो एक विश्वास बन जाता है बहुत दिन से, जो चीज़ चलती रहती है उसकी तरफ, लेकिन वो सच नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी विश्वसनीयता 10 साल के बाद खो दी है? बिल्कुल खो दी है। आज उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं। कोई आप जिक्र करो छूटते ही, मुझे नहीं कहना चाहिए,
छूटते लोग कहते हैं झूठा है, गलत बोलता है, झूठ बोलता है। ये प्रधानमंत्री के बारे में ये कभी नहीं हुआ, किसी प्रधानमंत्री के बारे में जो आज मोदी जी के बारे में है। आप जो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि लोग बोलते हैं और छूटते ही बोलते हैं कि देखिए बहुत झूठा है और ये वो तमाम तरीके की बातें करते हैं, आपको लगता है कि देश में कभी भी मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री भारत को मिला है? भारत को इनसे तो बेहतर ही मिले हैं जितने मिले हैं। सर, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले को लेकर भी बात करना चाह रही हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा जमीन पर कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये वही सरकार है, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि देखिए तो भ्रष्टाचार में लिप्त है और ईडी सीबीआई सबका रोल इसीलिए रहा कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा चंदा मिले, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो इसमें एक्सपोज हुए काफ़ी। तो मतलब मोदी की जो ईमानदारी थी वो एक तरीके से वो काफी खराब कटघरे में आ गई, आप कह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ खिलाफ हम एक्शन करेंगे। अब वो कहते रहे किसके खिलाफ एक्शन करेंगे, करो ना अपने लोगों के खिलाफ। आपके साथ जो लोग हैं वो भ्रष्ट नहीं है, किसी के खिलाफ आपने एक्शन किया है? जो आपके यहाँ चला जाता है वो शुद्ध हो जाता है, जो बाहर रहता है वो भ्रष्ट रहता है। लेकिन ये कौन सी है एक संजीवनी बूटी है जो समझ में नहीं आ रही है, शुद्धि जिससे होती है? मोदी जी करते हैं। ये बीजेपी है, आप बीजेपी हो जाओ शुद्ध हो जाएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, अगर क्या आज वो बीजेपी में चले जाएं तो वो छोड़ दिए जाएंगे, आराम से घूमे वो? क्यों नहीं छोड़ दिए जाएंगे? लेकिन फिर भी सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा जमीन पे आपको लगता है बनेगा? ये इसको ज्यादा लोग समझते नहीं है, अभी बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों को ये तो समझ में आता है ना कि बहुत बड़ा है, लेकिन अभी ये लोगों के परसेप्शन में नहीं गया है कि ये भ्रष्टाचार है। ये जबकि भ्रष्टाचार है, लेकिन लोग इसको उतना नहीं समझे जितना समझना चाहिए। लोगों को तो यही लगता है ना कि मोदी जी से ईमानदार कोई प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसा भी नहीं समझते लोग। इस बार आपको लगता है कि साइलेंट वोटर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है? जो कि बोलता नहीं है वो किसको वोट करेगा? एग्जैक्टली। तो वो किसके खिलाफ जाएगा? वो इनके खिलाफ जाएगा, मोदी जी के खिलाफ। क्या इसका आकलन इस समय पॉसिबल है कि साइलेंट वोटर की जो ताकत है वो क्या है और मोदी जी क्या उसको समझते हैं? मोदी जी को लगता है कि हम राशन दे रहे हैं, हमने सबको स्कूल दिया है, घर दिया है, टॉयलेट्स दिए, तो आएगा, क्योंकि इसकी बातें होती हैं रैलीज में। वो मोदी जी को ये लगता है कि ये फ्री वीज दे के हम लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, और बहुत दूर तक वो कामयाब भी हुए इसमें, लेकिन ये सदैव नहीं चलता है। 2024 में चलेगा ना फ्री वीज मोदी जी की? नहीं चलेंगे। नहीं तो जो जनता जिसको ये सारी फ्रीबीज मिलेंगी, तो क्या गारंटी है कि वो मोदी जी को वोट नहीं देगी? वो देंगे, पर वो 20-30% रह जाएंगे। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि वो सेक्शन ऑफ वोटर्स अब कम हो गया है जो मोदी जी को वोट देगा। तो फिर तो 370 सीटें कहाँ से आएंगी फिर? कोई सवाल नहीं है, तो बेवकूफ़ी की बात है इनका 370 कहना। तो इतनी बड़ी बड़ी बोल किस लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य से मोदी जी करते हैं? 270 भी नहीं जाएंगे, ये 200, 250 या 250 पे रहेंगे। तो क्या हम 2004 वाला फॉर्मूला कुछ होता हुआ देख रहे हैं, जहां पे कोलिशन सरकार थी, कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट बनेगी? बिल्कुल। सर, जो एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी चीज़ थी, अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला आया तो उसकी सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना हुई, कई लोगों ने तारीफ भी जम के किया कि देखिए कितनी हिम्मत का काम किया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। उन्होंने ये भी एक टिप्पणी की कोर्ट हियरिंग के दौरान, और उसके अलावा भी जो कुछ फंक्शंस में वो गए, कि न्यायपालिका के कंधे इतने चौड़े हैं कि सोशल मीडिया की वो हर कमेंट्री को झेल सकता है। लेकिन बावजूद इसके 600-650 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी चंद्रचूड़ साहब को, ये कहते हुए कि भाई आप इंटरवीन करिए, आप इस पर चुप क्यों हैं, कोर्ट की गरिमा गिरा रहे हैं वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तमाम तरीके की बातें लिखी गई और उसकी अगुवाई हरीश साल्वे ने की थी। क्या कहेंगे इस जो ग्रुप ऑफ वकील है ये जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रचूड़ साहब के साथ? ये अपॉर्चुनिस्ट वकील हैं सब। हरीश साल्वे उन्हीं में से एक हैं, जो लंदन में भी प्रैक्टिस करता है, दिल्ली में भी करता है, रहता दिल्ली में, शादी लंदन में करता है। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जनता में। नहीं, लेकिन वो तो अभी सत्ता के प्रवक्ता बने हुए। हाँ, बने रहेंगे, अपने से क्या होता है। लेकिन ये जिस तरीके से न्यायपालिका पर जोर दबाव, अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला आया तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले को के रिव्यू को लेकर बार एसोसिएशन के लोगों ने लिखा, आदिश अग्रवाल जो थे
उन्होंने प्रेसिडेंट को लिख दिया, द्रौपदी मुर्मू को, कि देखिए आप इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की जाए, रिव्यू पिटिशन डाला जाए, इसको रिव्यू किया जाए इस पूरे फैसले को। इस पर क्या कहेंगे? इसमें मेरा क्या कहना है, इसमें कानून वाले कहें कुछ, मुझे तो इसका पता नहीं क्या होता है। लेकिन सर बीजेपी के पास, जैसे लोग कहते थे कि देखिए कुछ नहीं है तो मंदिर है ही है, कम्युनल कार्ड है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इस बार बीजेपी का कौन सा कार्ड चलेगा? मंदिर का मैंने आपको बता दिया अपने गांव से। मेरे गांव में 15,000 की आबादी है, 300 साल पुराना मंदिर है, 3 आदमी घंटी बजाने जाते हैं शाम को। सारा उत्तर भारत आर्य समाजी है, मंदिर वंदिर को नहीं मानता है। आप उत्तर भारत के सब मंदिरों में देखिएगा रामचंद्र जी की प्रतिमा नहीं मिलेगी, शिव जी की का वो शिवलिंग मिलेगा या हनुमान जी मिलेंगे। यहाँ जगह जगह अलग परसेप्शन है राम का। अच्छा, राम तो हमारे जीवन में है, हम तो खड़े होते ही राम राम बोलते हैं, नमस्ते की जगह राम राम बोलते हैं, बैल खोलते हैं तो राम राम बोलते हैं, खेत जुताई करते हैं तो राम राम बोलते हैं। राम हमारे लिए उतना मुद्दा नहीं है जो इनके लिए, चूंकि इनका राम से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी जी राम को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आपके हिसाब से? देखो, आप जब राम के यहाँ गए तो दंडवत हो गए, बिल्कुल लेट गए, तो वो यही शो कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत मानता हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं, वो राम वाम को भी नहीं मानते हैं अपने सामने। वो किसके भक्त हैं? राम के, शिव के, गुफा में भी बैठ जाते हैं। खुद के भक्त हैं मोदी जी, खुद के भक्त हैं। खुद के भक्त हैं, वो राम से बड़े हैं अपनी निगाह में। तो इस बार सर कौन सा कार्ड चलने वाला है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई कार्ड नहीं चलेगा, जनता का कार्ड चलेगा, और जनता अगर खड़ी होगी तो इनको उठा के फेंक देगी, अगर लगाया हुआ उसमें मैंने। अगर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर अगर की हिम्मत तो तब होगी ना, आप देखिए कि किस तरीके से इस दौरान यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया, नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जो कभी नहीं हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया गया हो। तो जब इस तरीके की तानाशाही देश में प्रवृत्ति बनेगी तो लोगों में तो डर आएगा ना, और लोग डरे हुए होंगे तो एक डरा हुआ व्यक्ति सड़क पर कैसे खड़ा होगा? डर तो है अभी, यानी कि डर फैलाने में मोदी जी कामयाब हो गए। डर फैला हुआ है, मैं तो बहुत लोगों से बात करता हूँ, हिम्मत नहीं कर रहे हैं लोग। मोदी जी से कितना परसेंटेज जो तबका होगा जनता का, वो वाकई में मोदी से डरता है? अब वो मैं परसेंटेज नहीं बता सकता, मौके की बात है, कोई भी ना डरे, खड़ा हो जाए। तो मोदी जी की एक तरफ भक्ति होती है, मतलब दो अलग अलग किस्म की चीजें हैं। एक तबका जो कि मोदी के अलावा किसी को और देखता नहीं है, दूसरा तबका है जो कि एक डरा हुआ है मोदी से या मोदी सरकार के नीतियों से, कि भाई कुछ बोल देंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमें भी डरा दिया जाए या हमें धमका दिया जाए। तो ये जो दो विरोधाभास, बिल्कुल जो दो एक्सट्रीम्स दिखती हैं, एक एक्सट्रीम मोदी भक्ति और एक एक्सट्रीम डर मोदी के नाम पर, ये किस चीज की प्रवृत्ति है? क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसके लिए भक्ति भी उस चरम सीमा पे है और डर भी चरम सीमा पर है। भक्ति और डर के बीच में भी एक चीज होती है, और वो ये है कि डर के आगे जीत। जो डर गया वो मर गया, यहाँ की पुरानी कहावत है। तो लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर डर वर कुछ नहीं काम करता। लेकिन सर 2024 में आपको लगता है कि लोग खड़े हो जाएंगे? अब तो चुनाव में 10 दिन बचे हैं, 19 तारीख को पहला फेज है। हो जाएंगे, 1.5 महीने में आप लग रहा है? आप देखिएगा सी चेंज हो जाएगा जब चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो सी चेंज में हम क्या देखेंगे? जनता क्या पूरा अपना मन बदल लेगी कि भाई अब मोदी को हटाना है? मोदी मुद्दा नहीं है उनके लिए। अच्छा, उनके लिए मुद्दा है कि हमको सरकार बदलनी है। ये लोगों ने मन बना लिया है। नहीं तो मोदी को बदलना है, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि भाई बीजेपी को ही आना चाहिए लेकिन मोदी को हटना चाहिए, उनका ये है। यही है लोगों का। तो जनता को भी ये लगता है बीजेपी चाहे आ जाए या ना आए, और बीजेपी के लोगों का भी यही है कि भाई इसकी सीट कम कर दो, हम ही हटा लेंगे। लेकिन इसका असर आपको बीजेपी एज अ पार्टी क्या दिखता है? क्योंकि अब पूरी पार्टी इस समय मोदी जी के गिरफ्त में है, पूरा जो पार्टी का सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम, वो भी मोदी जी के हाथ में है। तो क्या इतना आसान होगा उनको हटाना, और क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? इनको कौन बोलेगा कि भाई अब आप साइड हो जाइए, अब आपके खिलाफ एक सेंटिमेंट बह रहा है? बहुत लोग हैं बीजेपी में। नहीं, कौन बोलेगा सर? कहाँ कोई बोलता है? बोलेंगे लोग, बोलते हैं। जो बोलेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। गडकरी बोलते हैं इनके खिलाफ, खूब मीटिंग्स में भी बोलते हैं वो। नहीं सर, कहाँ बोलते हैं? वो तो दबे छुपे आवाजों में बोलते हैं, खुल के नहीं बोलते। वो इतना ही बोलेंगे शुरू में, तो जब ये 200 पे आ जाएंगे तो खुल के बोल देंगे लोग। तो आप कह रहे हैं कि फिर बीजेपी के अंदर विद्रोह हो सकता है?
100% होगा। सर, अंत में इस जनता से आप क्या कहेंगे? जनता के लिए भी एक बहुत क्रूशियल टाइम है। बार बार लोगों को ये कहा जा रहा है, देखिए जैसे बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद ये कहते हैं कि 400 हमें इसलिए लाना है क्योंकि संविधान को बदलना है। संविधान को तो ये छेड़ भी नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। संविधान में इमरजेंसी के बाद के जो नेता थे, जो सरकारें बनी थी, वो ऐसी व्यवस्थाएं कर गए कि आसानी से चेंज नहीं हो सकता। यानी कि नेहरू के जमाने में जो चीजें बनाई गई थी वो मोदी चाह कर भी नहीं हटा सकते। नहीं हटा सकते। लेकिन जो पूरा सिस्टम है उसको बदलने की बात कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र लाने की बात एक नहीं कई बार हो चुकी है। हिंदू राष्ट्र तो यह ही है, और क्या करोगे इसमें? भाई राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, चीफ जस्टिस हिंदू, सब हिंदू, और राष्ट्र क्या करोगे? दूसरों को मार दोगे। लेकिन सर ये बताइए कि जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसके अंदर एक डर होता है, भाई मॉब लिंचिंग हुई, इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की गई है। अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो देश में मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का क्या होगा? भविष्य क्या है उन लोगों का? माइनॉरिटीज का ये कहना है कि 2 दिन को पुलिस हटा दो, हम बता देंगे इनको। माइनॉरिटीज बहुत मिलिटेंट हैं इस देश की, और वो इतना नहीं डरती हैं जितना हम समझते हैं। नहीं, लेकिन पुलिस और जो प्रशासन है वो तो फिर सरकार की गिरफ्त में रहता है। भले ही रहो। लेकिन अगर मान लीजिए कि तीसरी बार ये सत्ता में आते हैं तो देश पर आप किस तरीके का खतरा देख रहे हैं और किस तरीके से आप जनता को आगाह करेंगे? मैं तो ये आगाह कर रहा हूँ कि इसके बाद फिर इलेक्शन नहीं होगा। उस वक्त मोदी एक नारा देंगे, कहेंगे कि मैं, जब मुझे ही चुना जाना है तो क्यों बार बार इलेक्शन करते हो, नासिर और टीटो की तरह मुझे मान लो। लेकिन बीजेपी के लोग जब हम इस तरीके की बात करते हैं या सवाल खड़े करते हैं तो कहते हैं आप लोग तो भ्रम फैला ले फालतू का। अब वो उनको वही सूट करता है, और क्या कहें, वो कहने लगे कि ऐसे ही होगा। लेकिन जो मोदी सरकार की सब प्रवृत्ति है काम करने की, वो कुछ कुछ छुपाकर और धीरे धीरे अपने कार्ड्स को खोलते हैं। 2014 में वो विकास का नारा लगा रहे थे, विकास से फिर मॉब लिंचिंग और ये सब आ गया, इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स आ गया, फिर सीए आ गया, डीमोनेटाइजेशन आ गया। क्या ऐसा कौन सा कार्ड है, और वो खतरनाक कार्ड हो सकता है कि देश के लिए हो, कि वो क्या कोई ऐसा पत्ता मोदी जी के पास बचा है जो अब वो अचानक से खोलेंगे? उनके पिटारे में क्या है? बचा तो कुछ नहीं है। यानी कि मोदी का पिटारा अब खाली है। वो खाली है, दूसरे उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है इस वक्त। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मैं उसी फ्रेज को उठा रही हूँ कि हो सकता है कि हमें नहीं पता हो क्या चीज है। बताएं, 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं, आपने मोदी के अलावा कोई सेंटेंस बोला जिसमें मोदी का जिक्र ना हो? उसके अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ और भी पूछ लें। लेकिन सर ऑपोजिशन से क्या उम्मीद आपको लगती है? ऑपोजिशन से मुझे बहुत उम्मीद है, किसी वक्त उनको समझ आएगी और वो लड़ेंगे। लेकिन ऑपोजिशन में आपको सबसे ज्यादा किस पार्टी से आपको लगता है कि उम्मीद बनेगी? क्या वो राहुल गांधी, कांग्रेस है? राहुल गांधी से, राहुल गांधी इंडिविजुअल से। तो एक राहुल गांधी तो पूरी कांग्रेस को चेंज नहीं कर सकते। कांग्रेस में काफी चेंज है इस वक्त। खड़गे, राहुल गांधी ये जो बोल रहे हैं वो कभी नहीं कांग्रेस बोलती थी। और आपने ऑलरेडी बता दिया है कि इस बार 2 गुना सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिलेंगी। 100% 2 गुना आएंगी। तो क्या होगा? क्या बीजेपी और मोदी का, अगर कांग्रेस को 100 सीट्स आती हैं तो क्या फिर मोदी का खेल खत्म, बीजेपी का खेल खत्म? मोदी का मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, बहुत टू मच हो गया मोदी। आपने भी मोदी मोदी कर रखा है। मोदी इज नो इशू। इशू ये है कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या लगता है आपको कि मोदी अगर तीसरे बार आएंगे तो लोकतंत्र रह जाएगा? नहीं, फिर नहीं बचेगा। लेकिन लोकतंत्र की बातें कितने लोग समझते हैं सर आज के देश में? वो तो कहेंगे ये एकेडमिक डिस्कशन है ना, ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं। देहाती भी समझता है इस बात को। लेकिन देहाती जो गांव में बसता है उस इंसान को लोकतंत्र के बारे में क्या समझाए ऑपोजिशन, जिससे कि उनको, लोगों को समझ में आए? जैसे अभी महारैली हुई थी जो रामलीला मैदान में, उसमें 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स राहुल ने दिए थे। राहुल और खड़गे जी ने दिया। खड़गे जी ने कहा कि देखिए पूरा ग्राउंड खोद दिया गया है और हमसे कह रहे हैं क्रिकेट खेलो। उसी तरह से राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई देखिए ये तो मैच फिक्सिंग है और पूरा फिक्स्ड मैच है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फिक्स्ड मैच है अब इसको ऑपोजिशन कैसे बचा लेगा? अगर फिक्स्ड मैच है तो फिक्स्ड मैच कौन सा है मुझे नहीं पता किसको कहा। मतलब मैच फिक्सिंग है, फिक्स्ड मैच है 2024 का, जिसमें कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, तो ऑपोजिशन क्या कर लेगा? उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है।
ओपोजिशन तो अगर मेरा कहना मान ले 100% कामयाब होगा और इनको हटाने में कामयाब होगा। अगर अभी से सड़कों पे आ जाए अपोजिशन इशू बेस्ड कुछ सवालों पे, तो सब बदल जाएगा देश का। आपके हिसाब से अगर 3 मुख्य मुद्दे मैं आपसे पूछूं कि ऑपोजिशन को उठाना चाहिए तो वो क्या होंगे? बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे। लेकिन इन इश्यूज को तो समय समय पर ऑपोजिशन कहता है कि हम उठाते ही हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसको कवर नहीं करता, इसलिए वो विजिबल नहीं है। मैंने तो कितने इंटरव्यूज किए हैं जिसमें कि विपक्ष के नेताओं ने यही बोला कि भाई हम जब करते हैं तो आप लोगों को दिखता नहीं है। ये बात बोली जाती है। नहीं करता होगा, लेकिन उनको तो उठाते रहना चाहिए ना इनको। अगर वो उठाते रहेंगे तो मीडिया किसी दिन कवर करेगा ही। कि जो बात आप कह रहे थे कि ऑपोजिशन अगर उठ खड़ा हो तो जनता उसके साथ आ जाएगी और सड़कों पे आए तो जनता भी अपना मन बना लेगी कि अब बीजेपी की सरकार को हटाना है। लेकिन जो समय है बहुत लिमिटेड है। पहला फेज चुनाव 19 को शुरू हो रहा है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। इतने समय में आपको लगता है कि एक इतना बड़ा आंदोलन ऑपोजिशन खड़ा कर लेगा जिससे कि सरकार चली जाएगी? 1 हफ्ते में भी हो जाता है जब खड़ा होना होता है, ये कम टाइम नहीं है। अंत में सर मोदी जी से आप क्या कहेंगे? मैं मोदी जी को कोई सलाह नहीं दूंगा, वो बहुत बुद्धिमान आदमी है। मैं उनको यही कहूँगा कि ताकत बहुत लोगों के हाथ में आई है, इसको तानाशाह की तरह इस्तेमाल ना करें, लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।